लेकिन आज के विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। क्या आप किसी घुसपैठिए को अपने घर में जगह देंगे? कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो आप क्या करेंगे? और अगर हम देश की बात करें तो क्या आप अपने देश में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का बंटवारा घुसपैठियों के साथ करना चाहेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश से यहां भागकर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। वहां के लोगों की सुविधाएं को ये छीन रहे हैं, वहां पर चुनाव में वोट डाल रहे हैं और अब जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो अब ये इतने डर गए हैं कि वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हकीमपुर पोस्ट की है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सटा हुआ है और यहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हो रहे हैं। क्यों जमा हो रहे हैं और ये वापस बांग्लादेश क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबको एसआईआर का डर है। अब सब इस बात पर डरे हुए हैं कि एसआईआर शुरू हो चुका है और ये पकड़े जाएंगे और इसी डर से ये वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अपना सारा सामान समेटकर अब ये वापस जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो ये गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। और इन तस्वीरों को आज हमारे देश के 146 करोड़ लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपसे भी मैं ये कहूंगा कि अभी तक तरह तरह के लोग आपको न जाने क्या क्या बातें बताते होंगे कि एसआईआर जो है वो किसी खास मकसद से किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, चुनाव आयोग का इसके पीछे कोई एजेंडा है। लेकिन सच्चाई आज आपकी स्क्रीन पर है। ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वर्षों से वोट डाल रहे हैं, इनके नकली आईडी कार्ड बने हुए हैं और अब ये सब यहां से भागने के लिए तैयार है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आज ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने की मांग कर रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं और आज उसी सीरीज के तहत हम आपको एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक और घुसपैठिए से हमारे रिपोर्टर सौरभ दत्ता की इस बातचीत को सुनिए और इस बातचीत को सुनकर आप चौंक जाएंगे। घुसपैठिए के तेवर को देखकर आप चिंता में पड़ जाएंगे। जरा इनके तेवर देखिए। मुझे सवाल करने का आपका फायदा क्या है? मुझे सवाल करने का आप लोग का फायदा यही जानना है ना किस स्थिति में है। जो फायदा है उसको बताओ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा फायदा नहीं है। किस स्थिति में नहीं है तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोग को फायदा नहीं है तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। आप लोग को फायदा है तो सवाल करो, हम हर सवाल का जवाब दूंगी। कैसे आए थे यहाँ पे? हम लोग जैसे आए हैं वैसे जा रहे हैं। कैसे आए थे? वैसे जैसे जा रहा है वैसे आ रहा है। वहाँ से किसने भेजा था यहाँ पे? जिसने भेजा था उसने आया था, ले आया था। वो ले आए थे? जिसने ले गया है वो भी ले आया है। जिसने ले आया था वही ले जा रहा है। हाँ यही ना? यही। तो फिर तो क्या कहूँ? आपको जो अगर फायदा है तो मुझको बताओ, तो मुझको जब बताएगा हम हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं है तो आप यहाँ से जाओ। तो देखिए जरा, चोरी और सीना जोरी, ये घुसपैठिए की भाषा आप देखिए। और एक तो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। एक घुसपैठिया जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहा था, उसे हमारा देश छोड़ने पर इतना गुस्सा आ रहा है। सोचिए जरा, इसका ये गुस्सा, इसकी ये नाराजगी हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। ये लोग अगर हमारे देश में रुक गए तो ये हमारे देश के लिए भी कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें कितनी जहरीली हैं, कितना क्रोध है इनके अंदर और ये किस भाषा में बात कर रहे हैं आप देखिए। अब एक और घुसपैठिए की बातचीत को सुनिए। कैसे ये घुसपैठिया पहले गला खराब होने का नाटक करता है कि मेरा गला खराब है,
लेकिन जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने उस पर कुछ दबाव बनाया तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। ये कैसे भारत आया, भारत आने के लिए इसने कितने पैसे दिए और कब से ये भारत में रह रहा है, आप सब जरा सुनिए। अब बात नहीं कर सकते, क्यों? সমস্যা আছে अच्छा, সমস্যা আছে বলতে गले में तकलीफ है? সমস্যা আছে যেটা হচ্ছে জানেন গোলামে সমস্যা আছে গলে अच्छा, সমস্যা कब से है ये? कब से है? হচ্ছে तो यहाँ पे कितने कितने बरस पहले आए थे आप? ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা লেগে কথা হচ্ছে না এই যে सर्दी लगा है, सर्दी लगे से बात नहीं करने में दिक्कत हो रही है। कितने साल पहले आए तो जरा इशारे में बोल सकते हैं? कितने? तीन महीने हो गया 3 महीने पहले आए थे। कहाँ पे रहते थे यहाँ पे? अभी जाएगा ग्राम में नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते थे? बंगाल में कहाँ पे रहते थे? 8 घोड़ाয় থাকতো 8 घोड़ा, राजारहाट गोपालपुर, राजारहाट न्यू टाउन, 8 घोड़ा। तो 3 महीने कैसे आए थे यहाँ पे? काम करने के लिए नहीं, आए कैसे थे? भारत में आए कैसे? ও চোরাই ভাবে আইছিল कौन लेके आया था? कौन लेके आया था वो लेके आइছিল और एक ठेकेदार आनছিল तो कैसे आप लोगों के साथ कैसे ये हुआ, बातचीत हुआ? और আমার কাছ থেকে 15,000 টাকা নিয়েছিল 15,000 रुपया लिया था। किस लिए? আমারে নিয়ে যাবে तो अभी वापस मांगे उनसे 15,000? না अभी तो जाना पड़ रहा है ना। আমি যাও না পারবে तो आज आप डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्ता की ये शानदार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट पूरे देश की आंखें खोल देगी। अब जरा सोचिए, सिर्फ 15,000 रुपए में अवैध तरीके से एक घुसपैठिया हमारे देश में आता है, फिर कुछ और पैसा देकर आधार कार्ड बनवा लेता है और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेता है और फिर चुनाव में वोट भी डालता है। इसके बाद किसी एक खास पार्टी को वोट डालने लगता है और उस पार्टी का वोटर बन जाता है और फिर उस पार्टी के नेता इसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस जैसे सैकड़ों, हजारों या लाखों घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहें और रहकर उस पार्टी को और उन नेताओं को वोट देते रहें। आप ये समझ लीजिए कि बहुत बार आपने प्रोटेक्शन मनी का नाम सुना होगा। यहां पर प्रोटेक्शन मनी तो है ही, साथ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वोट भी लेते हैं। आज घुसपैठियों के इन बयानों को और इन तस्वीरों को उन सभी नेताओं को देखना चाहिए, उन सारे कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, उन बुद्धिजीवियों को देखना चाहिए जो एसआईआर को रोकना चाहते हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में हकीमपुर पोस्ट से ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और ये पोस्ट मैं फिर आपको बता दूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये पोस्ट है और यहां से ये चौंकाने वाली, आपकी आंखें खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देखिए। कि ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो अपना देश, अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे? चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करें। कहाँ जाना है? ना काका भाई 15,000 रुपया लिया था, किस लिए? আমারে নিয়ে যাবে वापस मांगे उनसे 15,000? না तो जाना पड़ रहा है ना। আমি যাও না পারবে और उसने कितना नहीं था, उसने पानी था तो पानी से ठहर के आया था। এখন খুব সমস্যা হচ্ছে, চলে যেতে বলছে, তাই আমরা এখান থেকে বেশ কিছুদিন কাজ কাম হচ্ছে না, খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে, তাই আমরা বাংলাদেশে চলে যেতে বললো। এখন ও কাগজ চাচ্ছে, কাগজ আমাদের দেশে নেই, আমার কাগজ আমার দেশেরটাই আছে, তা আমি এই দেশের কাগজ কোথা থেকে দেখাবো? তাই আমার দেশে আমি ফেরত। পরিস্থিতি আমাদের কাগজপত্র নেই, সরকার কাগজপত্র চাচ্ছে, যার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি। কোন কাগজপত্র নেই? আমাদের মোটামুটি কোনো কাগজপত্র নেই। যেমন আমরা তো এসছি সবে 2 বছর, আর কাগজপত্র কিভাবে করে সেটা আমিও জানি। एसआईआर का असर दिख रहा है बंगाल के स्वरूपनगर के हाकिमपुर पोस्ट में।
बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने मुल्क में वो वापस जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ बंगाल में ये लोग नहीं रह रहे थे, पूरे देश में ये लोग फैले हुए थे। असम, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे बांग्लादेशी नहीं रह रहे थे। कोई 3 साल, कोई 7 साल, कोई 2 साल, तो कोई 10 साल आए थे ऐसे ही अंधेरे में। रात का समय था, वहां पे कोई एजेंट था, उनके मदद से वो किसी ने नदी तैरा, किसी ने जमीन पे ऐसे ही चलते आ गए, और यहाँ पे जब आए तब उनको पता भी नहीं था वो लोग भारत के कौन से जिला, कौन से इलाका में आए हैं। सिर्फ उनको ये पता था कि उनको यहाँ पे आके क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कौन सी बस, कौन सी गाड़ी पकड़ना है, और जाके कहाँ पे अपना रोजगार ढूंढना है। ये जो तस्वीरें आज आपने देखी हैं, ये आज आप सबकी आंखें खोल देंगी। असल में इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे वो बांग्लादेश में रहे या वो बंगाल में रहे। गरीबी गरीबी ही होती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या बंगाल में हो। ये सारे गरीब लोग हैं, और एक इंसान के तौर पर, इंसानियत के नाते हम इनके खिलाफ नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि इनकी रोजी रोटी छिन जाए, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। और किसी भी देश में अगर ये बिना इजाजत, बिना वीजा, बिना परमिट के प्रवेश करेंगे तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये अलग बात है कि भारत में आज भी ये आजाद घूम रहे हैं, ये पकड़े नहीं गए हैं। और जब इन्हें समझ में आया कि ये पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, अब ये वापस अपने देश भाग रहे हैं। और दुनिया का हर देश इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसकी सीमाओं को तोड़कर कोई भी गैर कानूनी तरीके से उसके देश में ना आए, क्योंकि उस देश के संसाधनों पर, उस देश की नौकरियों पर, उस देश की हवा पानी पर, सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अस्पताल में, स्कूल में उस देश के नागरिकों का पहला हक है। उस देश के नागरिकों के परिवारों का, उनके बच्चों का पहला हक है, और कोई और देश का व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देश कैसे घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर हवाई जहाज में डालकर वापस उनके देश छोड़कर आते हैं। दुनिया का हर देश आज यही कर रहा है, और इन देशों में अब पहुंचना और ज्यादा देर तक रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी घुसपैठियों को वापस जाने के लिए हमारे ही अपने देश के जो नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश की अदालतों में चले जाते हैं कि इन पर अत्याचार ना किया जाए, इन्हें यहीं रुकने दिया जाए। हमारे ही देश के नेता इनकी वजह से चुनाव जीतते हैं, फिर जब उनकी सरकारें आ जाती हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं, जब वो विधायक या सांसद बन जाते हैं, तो फिर इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ये अगले चुनाव में भी हमारे काम आएंगे। भारत जैसा और कोई देश आपको मिलेगा नहीं, और ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होता है। एसआईआर रोकने के लिए ममता बनर्जी के 2 सबसे बड़े तर्क हैं। पहला, एसआईआर बिना तैयारी के जल्दबाजी में हो रहा है, और दूसरा, एसआईआर के काम के दबाव की वजह से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने डेटा एंट्री करने वाले लोगों की नियुक्ति और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में मतदान केंद्र स्थापित करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ महीने पहले बिहार में यही एसआईआर सफलतापूर्वक लागू हो चुका है, और उसका असर लोगों ने चुनाव में होते हुए देखा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अगर वहां पर वोटिंग के लिए बूथ बन जाएगा तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है। लेकिन पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी शिकायत ये आई थी कि एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज थे जहां पर लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। और अब तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के लोगों ने बीएलओज के अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा एक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी बना ली है, और बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जरा सोचिए, चुनाव आयोग पर एसआईआर रोकने के लिए किस हद तक लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए एसआईआर रद्द करवाना चाहती हैं। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। अब आप ये समझिए कि ममता बनर्जी एसआईआर का लगातार विरोध क्यों कर रही हैं। इसका गणित क्या है। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 तक करीब 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। 7 करोड़ 66 लाख मतदाता, सोच लीजिए, 7.5 करोड़ से ज्यादा। और इस साल 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक करीब 14 लाख ऐसे वोटर्स की पहचान हुई है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। हालांकि ये संख्या कम या ज्यादा हो सकती है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं उससे इस बात की संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक को इससे ज्यादा नुकसान होगा। हमने 20 नवंबर को डीकोड में ही आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने यह दावा किया था कि उसे नकली कागजात बनाने में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी। आज आपको एक बार फिर से उस अवैध बांग्लादेशी का बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিল ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির হ্যাঁ টিএমসির দলে টিএমসি দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ তোমরা কি ভোট দিতে? हाँ ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी ভোট দিতে। तो देखिए, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सब के सामने, पूरे देश के सामने हमने लाइव सबूत पेश कर दिए हैं और देखिए, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होता है, ये सब कुछ संविधान के नाम पर होता है, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होता है। और कैसे इन सारी चीजों का दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में, आप देख सकते हैं। एसआईआर होने से पश्चिम बंगाल के लोगों के जो उनको ये पता चल चुका है कि उनके राज्य में हजारों लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो एसआईआर का फायदा क्या है? अभी तक पश्चिम बंगाल के जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग तो जानते थे कि उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसे सुनी सुनाई बातें मान लिया होगा। बाकी के देश के जो लोग हैं वो भी